कहानी की शुरुआत होती है एक समंदर के बीच में जिसका नाम था कैरेबियन ओशियन। यहाँ हम एक बोट के अंदर एक छोटी सी फैमिली को देखते हैं जो वेकेशन मनाने समंदर की सैर पर आई है। यहाँ हमें टॉम नाम का एक आदमी मिलता है जो प्रोफेशन से एक ओशियनोग्राफर था। असल में ओशियनोग्राफर वो साइंटिस्ट होते हैं जो समंदर के नीचे रहने वाले जीव जंतुओं और उनकी दुनिया पर रिसर्च करते हैं। टॉम की फैमिली में कुल 4 मेंबर्स थे, उसकी वाइफ जूलिया, उसकी बेटी केसी और छोटा बेटा बेन। दरअसल बेन का बर्थडे था और उसी की बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए ये लोग बोट पर समंदर की सैर करने निकले थे। जब पूरी फैमिली अपना वेकेशन एंजॉय कर रही थी तभी टॉम की वाइफ जूलिया बोट के किनारे जाकर सीधे समंदर के पानी में कूद जाती है और मजे से स्विमिंग करने लगती है। लेकिन पानी में उतरने के बाद उसे पानी का टेक्सचर कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे सब कुछ थोड़ा वियर्ड लग रहा था। दूसरी तरफ टॉम ने बोट पर समंदर की सिचुएशन समझने के लिए जो डिवाइसेस रखे थे उनमें अचानक ग्लिच होने लगता है, यानी वो उल्टी सीधी रीडिंग देने लगते हैं। जब जूलिया स्विमिंग कर रही थी तब उसने एक अजीब चीज नोटिस की। उसने देखा कि उसके आसपास का पानी अजीब तरीके से अपनी जगह बदल रहा है। तभी अचानक पानी नीचे की तरफ खींचने लगता है। जूलिया बहुत डर जाती है और चिल्लाकर अपनी फैमिली को बुलाने लगती है, लेकिन उनकी बोट जूलिया से काफी दूर थी। ऊपर से पानी का करंट उसे नीचे की ओर खींच रहा था। उधर टॉम को अचानक एहसास होता है कि बोट पर उसकी वाइफ जूलिया नहीं है। फिर वो और उसके बच्चे आसपास देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जूलिया काफी दूर से मदद के लिए चिल्ला रही है। टॉम तुरंत अपनी बोट को मोड़ता है और जल्दी से जूलिया के पास पहुंच जाता है। वो फौरन पानी में कूद पड़ता है और बच्चों की मदद से जैसे तैसे जूलिया को बोट पर चढ़ा लेता है। जूलिया इस बार तो बच जाती है, लेकिन टॉम उस पर काफी गुस्सा होता है। उसने बोट पर चढ़ने से पहले ही सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि अगर कोई भी समंदर में उतरेगा तो वो सबको बताकर ही उतरेगा, वरना कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जूलिया अपनी गलती के लिए टॉम से माफी मांगती है क्योंकि आज बेन का बर्थडे था और वो नहीं चाहते थे कि दिन खराब हो, इसलिए सब इस एक्सीडेंट को भूलकर फिर से वेकेशन एंजॉय करने लगते हैं। उस वक्त कोई भी इस बात पर गौर नहीं करता कि आखिर हुआ क्या था, यहाँ तक कि टॉम भी उन डिवाइसेस की गड़बड़ी पर ध्यान नहीं दे पाता। अब शाम होते होते उन सब ने मिलकर पार्टी के लिए पूरी बोट को डेकोरेट कर लिया था। टॉम यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक रेडी कर रहा था। आज बेन का 13वां बर्थडे था और पूरी फैमिली उसे ढेर सारे गिफ्ट्स दे रही थी और उसे खुश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। उन्होंने बेन के लिए एक स्पेशल गाना भी गाया। इसके बाद केक काटने से पहले कैमरा सेट करके वे सब फैमिली फोटोज लेने लगे। लेकिन बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान ही अचानक केसी के पास एक वीडियो कॉल आता है। केसी तुरंत जाकर बात करने लगती है। दरअसल केसी को उसके बॉयफ्रेंड जेस ने फोन किया था। केसी जेस को बताती है कि वे लोग यहाँ कितना एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जेस उसे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें वहाँ से वापस लौट आना चाहिए। जेस बताता है कि हर तरफ खबर आ रही है कि अलग अलग जगहों पर बहुत बड़े साइज के तूफान आ रहे हैं। यहाँ तक कि न्यूज में भी वार्निंग दी जा रही है। ताज्जुब की बात यह थी कि ये तूफान सिर्फ किसी एक जगह नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक साथ आ रहे थे, जो कि अर्थ की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था। ये सुनकर केसी बहुत डर जाती है कि आखिर अचानक ऐसा अजीब वाकया क्यों हो रहा है। केसी जेस से इस बारे में और कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी कॉल कट जाता है। काफी कोशिश के बाद भी केसी उससे कांटेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि सिग्नल पूरी तरह टूट चुके थे। केसी तुरंत अपनी फैमिली के पास भागती है और उन्हें बताती है कि कैसे पूरी दुनिया में एक साथ बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं और न्यूज में डेंजर सिग्नल दिया गया है। यह सुनकर सब काफी घबरा जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते अचानक उनकी बोट से किसी चीज के टकराने की जोर से आवाज आती है। जब वे सब बोट के बाहर आकर देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। उनकी बोट के चारों तरफ ढेर सारी शार्क्स आ गई थीं। शार्क्स ने पूरी बोट को घेर लिया था। टॉम यह देखकर हैरान था क्योंकि एक ओशियनोग्राफर होने के नाते उसे अच्छी तरह पता था कि इस वक्त इस एरिया में शार्क्स होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। उसे समझ आ गया कि दुनिया के नेचुरल सिस्टम में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया है। टॉम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। इसी बीच शार्क्स के बोट से टकराने की वजह से इंजन में खराबी आ जाती है। वहां से निकलने के लिए इंजन ठीक करना जरूरी था, जिसके लिए पानी में उतरना पड़ता। थोड़ी देर बाद जब शार्क्स वहां से चली जाती हैं, तो टॉम सीधा पानी में उतर जाता है। लेकिन कुछ देर बाद टॉम की फैमिली देखती है कि टॉम के हाथ का काफी हिस्सा कट गया है, इसलिए वे पहले टॉम को बोट के अंदर लेकर आते हैं। फिर जूलिया टॉम के जख्म पर दवाई लगाती है। टॉम यहाँ जूलिया को बताता है कि एक बहुत बड़ी शार्क के टकराने की वजह से बोट के इंजन में काफी डैमेज हुआ है, जिसे इतनी आसानी से ठीक करना पॉसिबल नहीं है। वे अब समंदर के बिल्कुल बीचों बीच हैं, इसलिए वापस जाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। उसे अब लग रहा है कि वो किसी भी तरह इंजन ठीक नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके लिए कुछ खास चीजों की जरूरत है जो उनके पास नहीं है। अब यहाँ से बचने का एक ही रास्ता था, बाहर से किसी की मदद लेना ताकि कोई रेस्क्यू टीम उन्हें यहाँ से निकाल सके। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके लैपटॉप या मोबाइल कहीं भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। केसी अपना मोबाइल लेकर बोट की ऊंची जगहों पर
पर खड़ी होकर सिग्नल पकड़ने की कोशिश करती है, पर मोबाइल में नेटवर्क का एक डंडा भी नहीं आता। दूसरी तरफ जूलिया भी रेडियो के जरिए सिग्नल भेजने की कोशिश करती है, लेकिन रेडियो पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ये सब देखकर वे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वे ऐसी लोकेशन पर थे जहां नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। सब लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। सारी सिचुएशन को देखकर टॉम समझ जाता है कि वे बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और शायद उन्हें यहीं फंसे रहना पड़ेगा। टॉम कैलकुलेशन करके सबको बताता है कि उनके पास अब सिर्फ 4 दिन तक चलने लायक खाना और पानी बचा है, इसलिए जब तक वे यहाँ फंसे हैं उन्हें राशनिंग करनी होगी, यानी हिसाब से खाना पीना होगा। उनके लिए बस एक ही प्लस पॉइंट था कि उनकी बोट एक शिपिंग रूट पर थी, जहाँ से अक्सर मालगाड़ी वाले जहाज गुजरते हैं, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही किसी न किसी जहाज से मदद मिल जाएगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बाहर की दुनिया में असल में क्या कहर टूट रहा है। वे अभी ये सब डिस्कस ही कर रहे थे कि तभी उन्हें बाहर एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। जब वे बाहर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। आसमान से आग के गोले नीचे गिर रहे थे। देखते ही देखते आग के गोलों की तादाद बढ़ने लगती है। इंजन डैमेज होने के बावजूद टॉम जल्दी जल्दी बोट स्टार्ट करने की कोशिश करता है। इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था और एक विशाल आग का गोला उनकी बोट की तरफ ही बढ़ रहा था। ऐन मौके पर इंजन स्टार्ट हो जाता है और बोट वहां से हट जाती है, जिससे उनकी जान बच जाती है। टॉम बोट लेकर काफी दूर निकल आता है, लेकिन डैमेज इंजन को लगातार चलाने की वजह से वो बुरी तरह गर्म हो जाता है और उससे धुआं निकलने लगता है। अब इंजन पूरी तरह खराब हो चुका था, जिसे चाहकर भी अब ठीक नहीं किया जा सकता था। अब टॉम सारी सिचुएशन को समझने के लिए बोट के बाहर जाता है। आसपास देखकर उसे समझ आता है कि आसमान से गिरने वाली चीजें असल में आग के गोले नहीं, बल्कि अलग अलग तरह के सैटेलाइट्स हैं। इन सैटेलाइट्स के गिरने की वजह से ही उनके फोन और रेडियो में कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक आसमान से इस तरह सैटेलाइट्स क्यों गिर रहे हैं, ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ टॉम का समंदर मापने वाला डिवाइस अचानक बहुत तेज स्पीड से घूमने लगता है। इसका मतलब था कि समंदर की लहरों की गति अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कुछ ही देर में वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। हवा इतनी तेज चलने लगती है कि उनकी बोट की हालत खराब होने लगती है। लहरों के तेज बहाव के कारण बोट एक जगह टिक नहीं पा रही थी। सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अगर बोट एक बार भी पलट गई तो वो डूब जाएगी और उनके पास बचने की कोई जगह नहीं बचेगी। अपनी फैमिली को सुरक्षित रखने के लिए टॉम जैसे तैसे सबको बोट के ऊपरी डेक पर ले जाता है। वो सबके लिए लाइफ जैकेट निकालता है और जल्दी से सबको पहना देता है, ताकि अगर बोट डूब भी जाए तो कम से कम वे पानी पर तैरते रहें। उसी वक्त उन सबको महसूस होता है कि अर्थ की ग्रेविटी में कोई अजीब सा बदलाव आया है, क्योंकि अचानक उन सबके नाक से खून निकलने लगता है। इसका मतलब था कि पृथ्वी शायद अब उल्टी दिशा में चली गई है। वे इन सब चीजों से इतना डर गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कब सो गए। जब उनकी आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी थी और सूरज की रोशनी बोट के अंदर आ रही थी। आसपास देखने पर उन्हें पता चलता है कि उनकी बोट जगह जगह से टूट चुकी है। लेकिन जैसे ही टॉम और उसकी फैमिली बोट से बाहर निकलते हैं, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वे देखते हैं कि समंदर का सारा पानी अचानक गायब हो चुका है। उनकी बोट अब एक सूखे मैदान जैसी जमीन पर खड़ी थी और चारों तरफ एक बूंद पानी भी नहीं था। पहले उन्हें लगा कि शायद तूफान की वजह से उनकी बोट किसी रेगिस्तान में आ गई है, लेकिन ध्यान देने पर उन्हें समझ आया कि जिस जमीन पर बोट खड़ी है वो असल में समंदर के नीचे की जमीन है, क्योंकि जगह जगह की मिट्टी अब भी गीली थी। उन्होंने अंदाजा लगाया कि कल रात ग्रेविटी बदलने की वजह से समंदर का सारा पानी एक जगह से दूसरी जगह चला गया है। शायद समंदर का पूरा पानी इंसानी बस्तियों की तरफ चला गया होगा, जिसकी वजह से दुनिया के बाकी सब लोग शायद मारे गए होंगे और अब कोई जिंदा नहीं बचा होगा। दरअसल पृथ्वी के 70 फुट हिस्से में पानी है और बाकी 30% जमीन। अगर वो 70 फुट पानी अपनी जगह बदलकर जमीन वाले हिस्से पर चला जाए तो इंसानों का बचना नामुमकिन है। टॉम अपनी लोकेशन का पता लगाने के लिए कंपास का इस्तेमाल करता है, लेकिन कंपास ठीक से काम नहीं कर रहा था। कंपास का ऐसा बिहेवियर देखकर टॉम समझ जाता है कि पृथ्वी का कोर पूरी तरह बदल चुका है। इसका मतलब था कि समंदर के बाहर के इलाकों में भी भारी तबाही हुई होगी और उनके रिश्तेदार या करीबी अब शायद ही जिंदा हों। ये सुनकर केसी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड की बहुत फिक्र हो रही थी। दूसरी तरफ बेन अपने कल रात के बर्थडे बैलून्स को इकट्ठा करके आसमान में उड़ा देता है, ताकि अगर आसपास कोई भी इंसान जिंदा हो तो इन बैलून्स का सिग्नल देखकर उनके पास आ सके और वे सब मिलकर सरवाइव कर सकें। हालांकि उन्हें यकीन था कि शायद कोई नहीं बचा, फिर भी अगर समंदर में उनकी तरह कोई और जहाज हुआ जिसमें लोग जिंदा हों तो वे सिग्नल देखकर जरूर आएंगे। टॉम भी रेडियो के जरिए आसपास के बोट्स को सिग्नल भेजने की कोशिश करता है ताकि कोई मदद के लिए आए, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिससे वे लगभग हार मान लेते हैं। लेकिन तभी अचानक
एक छोटी सी सबमरीन के साथ उनका रेडियो कनेक्शन जुड़ जाता है, जिसे देखकर वे सब दंग रह जाते हैं। उस सबमरीन में नाटो नाम का एक आदमी था। नाटो टॉम को बताता है कि कल रात असल में हुआ क्या था। वो कहता है कि जब तूफान शुरू हुआ तब वे अपनी सबमरीन के साथ समंदर की गहराई में थे। उन्होंने नोटिस किया कि समंदर का पानी बड़ी तेजी से नीचे की ओर जा रहा है और अपनी जगह बदल रहा है। पानी का बहाव इतना खतरनाक था कि उसके बाकी सभी साथी उस लहर में बह गए और अब सबमरीन में वह अकेला ही बचा है। अब वे दोनों इस मुश्किल हालात पर डिस्कस करने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि दुनिया में अब कोई भी जिंदा नहीं बचा है जो उनकी मदद कर सके, इसलिए उन्हें खुद ही जीने का रास्ता ढूंढना होगा। नाटो एक रिसर्चर था और अपनी कैलकुलेशन से वो टॉम को बताता है कि पृथ्वी की ग्रेविटी में आए बदलाव की वजह से समंदर का पानी शिफ्ट हो गया है, लेकिन एक हफ्ते के अंदर सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा और पानी वापस अपनी जगह पर लौट आएगा। नाटो के पास सबमरीन थी, इसलिए वो तो सरवाइव कर सकता था, लेकिन टॉम और उसकी फैमिली के लिए यह बहुत बड़ा खतरा था। जैसे ही समंदर का पानी वापस आएगा वे सब डूब जाएंगे। टॉम नाटो से विनती करता है कि वो उसकी फैमिली को सबमरीन में पनाह दे दे, लेकिन नाटो मना कर देता है क्योंकि उसकी सबमरीन बहुत छोटी थी और उसमें सिर्फ 3 लोग ही आ सकते थे। टॉम एक बड़ा फैसला लेता है। वो नाटो से कहता है कि वो अभी उसके पास आ रहा है, वो बस उसके दोनों बच्चों को अपनी सबमरीन में रख ले। वो और उसकी वाइफ जूलिया कहीं और चले जाएंगे। इसके बदले में टॉम अपना सारा खाना और पानी नाटो को देने का वादा करता है। नाटो इस बात पर मान जाता है। नाटो अपने मैनुअल मैप से अपनी लोकेशन टॉम को समझा देता है। जूलिया अपने बच्चों को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन टॉम उसे समझाता है कि बच्चों की जान बचाने का यही इकलौता रास्ता है। टॉम उसे जल्दी से सारा सामान और खाना पैक करने को कहता है। नाटो की लोकेशन तक पहुंचने में उन्हें पैदल 2 दिन लगने वाले थे। टॉम का प्लान था कि बच्चों को वहां छोड़कर वो और जूलिया किसी ऊंची जगह की तलाश में निकल जाएंगे। भले ही वे दोनों न बचें, लेकिन कम से कम उनके बच्चे सुरक्षित रहें। वे जैसे ही निकलने वाले होते हैं, टॉम को दूर से एक आदमी आता हुआ दिखता है, जिसके साथ एक कुत्ता भी था। वो आदमी जख्मी था और ठीक से चल नहीं पा रहा था। टॉम को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे खाना और पानी देने के लिए पास जाता है। वो आदमी बड़े मजा से पानी पीता है, लेकिन अचानक वो टॉम पर हमला कर देता है। जूलिया अपने पति को बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन तभी वो आदमी लोहे की किसी चीज से टॉम पर इतनी जोर से वार करता है कि टॉम की मौके पर ही मौत हो जाती है। जूलिया ये देखकर बुरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है। वो डर के मारे टॉम के पास भी नहीं जा पा रही थी। उसे समझ आ गया कि वो आदमी बहुत ही बेरहम और खतरनाक है, जिसने मदद करने वाले को ही मार डाला। उसे डर था कि वो अब उसके बच्चों पर हमला करेगा और उनका खाना पानी छीन लेगा। इसलिए इससे पहले कि वो आदमी उन तक पहुंचता, जूलिया भागकर अपने बच्चों के पास जाती है और उन्हें छिपा जाने के लिए कहती है। उधर वह खतरनाक आदमी उनकी तरफ बढ़ रहा था। यह देखकर जूलिया आनन फानन में बोट के केबिन का दरवाजा बंद कर देती है और बेन और केसी को वहां मौजूद छोटे छोटे बॉक्स के पीछे छिप जाने को कहती है। बच्चों की हिफाजत के लिए वह उन दोनों को एक एक फ्लेयर गन थमा देती है। इसके बाद वह खुद केबिन से बाहर निकलकर एक जगह छिप जाती है ताकि उस आदमी पर पीछे से हमला कर सके। इधर वह आदमी बोट पर चढ़ चुका था। वह केबिन के पास आकर उसका दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है। काफी देर तक मशक्कत करने के बाद वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है, लेकिन वहां उसे कोई नजर नहीं आता। अब वह मजे से वहां रखा खाना खाने लगता है और पूरी बोट की तलाशी लेने लगता है कि सरवाइव करने के लिए वहां और क्या क्या काम की चीजें हैं। वह ऊपर से नीचे तक बोट का कोना कोना छान रहा था। जूलिया ऊपर वाले फ्लोर पर छिपी हुई थी। उसके हाथ में एक चाकू था और वह उस आदमी पर वार करने का मौका ढूंढ रही थी। जैसे ही जूलिया हमला करने के लिए आगे बढ़ी, गलती से उससे कुछ आवाज हो गई। हालांकि वह फौरन फिर से छिप गई, लेकिन तब तक उस आदमी को एहसास हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है और बोट पर कोई और भी मौजूद है। जूलिया बोट के एक टूटे हुए हिस्से से किसी तरह बचकर बाहर निकल आती है और बोट के नीचे जाकर दुबक जाती है। वह आदमी उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था, पर जब वह कहीं नहीं मिली तो वह वापस बोट के अंदर चला गया। चूंकि बच्चे अब भी बोट के अंदर ही थे, इसलिए जूलिया फिर से अंदर जाने की हिम्मत जुटाती है। लेकिन जैसे ही वह अंदर घुसने की कोशिश करती है, उस आदमी का कुत्ता उसे देख लेता है और भौंकने लगता है। कुत्ते की आवाज सुनकर जब वह आदमी बाहर आता है तो देखता है कि किसी ने उसके कुत्ते को मारकर वहां से भगा दिया है या मार दिया है। असल में जूलिया कहीं नहीं गई थी, वह चुपचाप बोट के अगले हिस्से पर आ गई थी। वह फिर से अंदर जाकर हमला करने का प्लान बना रही थी, लेकिन तभी अचानक वह आदमी जूलिया के सामने आ जाता है। वह जूलिया पर टूट पड़ता है और उसे बेरहमी से पीटने लगता है। वह चिल्लाकर पूछता है कि उनके पास और क्या क्या कीमती सामान और रसद है। अगर उसने नहीं बताया तो वह उसे जान से मार देगा। केसी छिपकर यह सब देख रही थी। उसे समझ आ गया कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह आदमी उसकी माँ को मार डालेगा। केसी हिम्मत जुटाकर दबे पांव बाहर निकलती है और बड़ी सावधानी से निशाना साधकर अपनी फ्लेयर गन से सीधे उस आदमी के चेहरे पर फायर कर देती है। फ्लेयर लगते ही उस आदमी
आदमी का चेहरा बुरी तरह जलने लगता है और उसे दिखना बंद हो जाता है। हालांकि इस हमले से उस आदमी को तो रोक दिया गया, लेकिन फ्लेयर गन की वजह से बोट के अंदर आग लग जाती है। इधर जूलिया तुरंत अपने बच्चों को बोट से बाहर निकलने के लिए कहती है। बच्चे उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जूलिया उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो बस अभी उनके पीछे आ रही है। जब बेन और केसी बाहर चले जाते हैं तो जूलिया बोट के एकदम अंदर वाले हिस्से में जाती है ताकि वह सरवाइव करने के लिए जरूरी खाना और पानी साथ ले सके। जूलिया जल्दी जल्दी एक बैग में खाना और पानी भर रही थी, तभी वह जख्मी आदमी उससे खाना छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वह काफी कमजोर हो चुका था, इसलिए जूलिया उसे धक्का देकर पीछे गिरा देती है और रसद का बैग लेकर तुरंत बोट से बाहर अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है। बाहर आते ही केसी और बेन अपने पिता की लाश देख लेते हैं और वे दोनों भाई बहन टॉम के शरीर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। जूलिया भी खुद को रोक नहीं पाती, लेकिन जल्द ही वह खुद को संभालती है और बच्चों को ढांढस बंधाती है। वह कहती है कि उनके पिता ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दी है, इसलिए कम से कम उनके पिता की खातिर उन्हें जिंदा रहना होगा और यहाँ से निकलना होगा। देखते ही देखते उनकी पूरी बोट आग की लपटों में घिर गई। तभी जूलिया देखती है कि वह आदमी भी जलती हुई बोट से बाहर निकल आया है। उसे देख जूलिया और बच्चे सहम जाते हैं और अपना सामान लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में बोट के अंदर एक जोरदार धमाका होता है। जूलिया बच्चों को लेकर काफी दूर तक दौड़ती रहती है। वह उसी दिशा में जा रही थी जहाँ नॉटो अपनी सबमरीन के साथ मौजूद था। टॉम ने बताया था कि वहाँ पहुँचने में 2 दिन लगेंगे, इसलिए जूलिया बिना रुके आगे बढ़ने की कोशिश करती रही। कई घंटों तक लगातार चलने के बाद वे तीनों बुरी तरह थक गए थे, इसीलिए उन्होंने एक जगह रुककर रात बिताने का फैसला किया। भागने की वजह से उन्हें बहुत प्यास लगी थी, पर उनके पास पानी बहुत कम था। जिस जगह वे रुके थे वहाँ नीचे से पानी की एक छोटी धारा बह रही थी, लेकिन वह पानी पीने लायक नहीं था। बेन बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पिता की मौत का जिम्मेदार वही है। उसे लगा कि उसके बर्थडे बैलून उड़ाने की वजह से ही वह आदमी वहाँ तक पहुँचा और उसके पिता को मार डाला। बेन खुद को माफ नहीं कर पा रहा था, लेकिन जूलिया उसे समझाती है कि यह सब बस एक एक्सीडेंट था और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अब उनका मकसद सिर्फ किसी भी तरह जिंदा रहना है। इसी बीच केसी बैग में वह मैप ढूंढती है जिसमें सबमरीन की लोकेशन थी, लेकिन उसे मैप नहीं मिलता। जूलिया बताती है कि बोट में आग लगने की वजह से वह मैप वहीं जल गया था, वह उसे बचा नहीं पाई। अब सबमरीन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होने वाला था। बस टॉम ने मरते वक्त रास्ते के बारे में कुछ हिंट्स दिए थे जिसके सहारे उन्हें आगे बढ़ना था। तभी जूलिया ऊपर से नीचे की तरफ झांकती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वह आदमी अब भी उनका पीछा कर रहा था। वह आसपास उन्हें ही ढूंढ रहा था क्योंकि जूलिया सारा खाना और पानी अपने साथ ले आई थी और वह आदमी उन चीजों को छीनना चाहता था। यह देखकर जूलिया अपने बच्चों के साथ बहुत सावधानी से वहां छिप जाती है। जब वह आदमी वहां से काफी दूर निकल गया तो जूलिया तुरंत अपने बच्चों को लेकर फिर से चल पड़ी। वे चिलचिलाती गर्मी में कई घंटों तक लगातार पैदल चलते रहे, जिसकी वजह से वे सब बुरी तरह थक चुके थे। उनके शरीर में आगे बढ़ने की रत्ती भर भी ताकत नहीं बची थी, लेकिन जूलिया ने किसी तरह खुद को संभाला और अपने बच्चों का हौसला बढ़ाया ताकि वे हार न माने। उसने उन्हें समझाया कि अगर जिंदा रहना है तो जल्द से जल्द सबमरीन तक पहुंचना ही होगा। चूंकि वे समंदर के नीचे वाले हिस्से पर चल रहे थे, इसलिए रास्ता बिल्कुल भी समतल नहीं था। हर तरफ ऊबड़ खाबड़ जमीन, छोटे बड़े पत्थर और जगह जगह जमा थोड़ा बहुत पानी उनके सफर को और भी मुश्किल बना रहा था। भागते भागते जब वे काफी दूर निकल आए तो उन्होंने देखा कि उनके आसपास भारी मात्रा में प्लास्टिक और कचरा पड़ा हुआ है। ये वही प्लास्टिक था जिसे इंसान सालों से समंदर में फेंकते आ रहे थे और जो अब समंदर की तह में जमा हो चुका था। समंदर के नीचे बोतलों और प्लास्टिक का इतना बड़ा ढेर देखकर वे सब दंग रह गए। सफर तय करते करते अब उनके पीने का पानी पूरी तरह खत्म हो चुका था। उनके पास बस नाम मात्र का पानी बचा था। जब प्यास के मारे बेन की हालत बहुत खराब होने लगी तो जूलिया ने अपने हिस्से का आखिरी पानी भी उसे पिला दिया। अब उनके पास एक बूंद पानी भी नहीं बचा था। इधर प्यास और थकान से केसी की हिम्मत भी टूटने लगी थी। वह रोते हुए कहने लगी कि अब वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगी। उसने सवाल उठाया कि इस बात की क्या गारंटी है कि वहां पहुंचने पर उन्हें सबमरीन मिलेगी ही। हो सकता है कि नाटो नाम के उस आदमी ने उनसे झूठ बोला हो। केसी को लगा कि अब समंदर का पानी वापस आने का वक्त भी हो गया है, इसलिए वे चाहे कुछ भी कर लें, उनका मरना तय है। केसी की ये बातें सुनकर जूलिया को बहुत गुस्सा आया। उसने केसी को डांटते हुए कहा कि उसे कम से कम अपने पिता के बारे
में सोचना चाहिए, जिनकी आखिरी ख्वाहिश उन्हें जिंदा देखना थी। जूलिया ने साफ कहा कि मौत का इंतजार करने से बेहतर है कि वे जीने की कोशिश करें। इसके बाद वे सब फिर से आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन दिखाई दिया, जो शायद सालों पहले समंदर में गिरा था। प्लेन काफी पुराना था और इतने सालों तक पानी के नीचे रहने की वजह से उसमें जंग लग चुका था। जूलिया ने फैसला किया कि वे आज की रात इसी प्लेन के अंदर गुजारेंगे। सब प्लेन के अंदर जाकर आराम करने लगे, लेकिन जूलिया वहां बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। वह सोच रही थी कि कैसे सिर्फ एक दिन के अंदर उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। कल रात वे सब साथ थे और आज उसने अपने सबसे प्यारे इंसान को हमेशा के लिए खो दिया है। इसके बाद जूलिया वह फैमिली फोटो देख रही थी जो कल रात बेन की बर्थडे पार्टी में उन्होंने खींची थी। फोटो देखकर जूलिया बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, यहाँ तक कि केसी और बेन भी अपने पिता को याद करके रोने लगते हैं, क्योंकि उनके पिता ने हमेशा पूरे परिवार को संभाल कर रखा था। इसी तरह यादों में खोए हुए वे सब वहाँ सो जाते हैं। लेकिन अचानक आधी रात को केसी की नींद किसी आहट से खुल जाती है। उसे बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी थी। वह बिना सोचे समझे बाहर देखने आती है तो पता चलता है कि वही आदमी वहाँ पहुँच गया है जिसने उनके पिता को मारा था। जैसे ही केसी वहाँ खड़ी होती है, वह आदमी पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन असल में केसी अपनी माँ के साथ प्लान बनाकर ही बाहर निकली थी, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि वह आदमी पीछा करते हुए यहाँ आएगा। इससे पहले कि वह आदमी केसी पर हमला कर पाता, जूलिया पीछे से उस पर टूट पड़ती है। जूलिया बहुत ही खौफनाक तरीके से उसे मौत के घाट उतार देती है और अपने पति की हत्या का बदला ले लेती है। फिलहाल वे अपनी सबसे बड़ी मुसीबत से बच चुके थे। देखते देखते रात बीत गई और सुबह हो गई। जब केसी और जूलिया बाहर आते हैं तो वे देखते हैं कि उस आदमी की लाश वहाँ नहीं है। ये देखकर वे दोनों डर जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब था कि आसपास कोई ऐसा खतरनाक जानवर या जीव हो सकता है जो लाश को उठाकर ले गया। इसीलिए अब उन्हें और भी ज्यादा सावधान रहना था। वे बिना समय बर्बाद किए फिर से सबमरीन की तलाश में निकल पड़ते हैं। कल से उन्होंने एक बूंद पानी भी नहीं पिया था, इसलिए तीनों की हालत बहुत खराब थी। कुछ दूर जाने पर उन्हें जमीन पर जमा हुआ थोड़ा पानी दिखता है, जो कि बहुत गंदा था। लेकिन प्यास के मारे बेन खुद को रोक नहीं पाता और पागलों की तरह उस गंदे पानी को पीने के लिए दौड़ता है। जूलिया उसे रोकती है, क्योंकि वह पानी उसे बीमार कर सकता था और उन्हें अभी पूरा दिन चलना था। पूरा दिन पैदल चलने के बाद शाम होने लगती है। अंधेरा होने से पहले वे आसपास पड़े कचरे और प्लास्टिक के बड़े टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं और रात बिताने के लिए एक शेल्टर तैयार करते हैं। वे बहुत थके हुए थे, इसलिए तीनों वहाँ सो जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद जूलिया को बाहर कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह दबे पांव बाहर जाकर देखती है तो उसे चारों तरफ डरावने और जहरीले केकड़े नजर आते हैं जो उन्हें घेर रहे थे। जूलिया तुरंत शेल्टर में जाकर बच्चों को उठाती है और उन्हें लेकर वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते उन्हें दूर एक बहुत बड़ा जहाज दिखाई देता है जो कई कंटेनर्स के साथ समंदर की तह में डूबा हुआ था। वहाँ लोहे के बहुत सारे कंटेनर्स पड़े थे, इसलिए वे उन कंटेनर्स के अंदर पनाह लेने का फैसला करते हैं। लेकिन जब वे उन कंटेनर्स के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पहले से ही कई लोगों ने पनाह ले रखी थी। जैसे ही उन लोगों ने देखा कि दूर से ढेर सारे केकड़े उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, उन्होंने जूलिया और बच्चों के पहुंचने से पहले ही कंटेनर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जूलिया और उसके बच्चों ने लाख मिन्नतें की, पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। केकड़े बिल्कुल पास आ चुके थे, इसलिए कोई और रास्ता न देखकर वे जल्दी जल्दी कंटेनर के ऊपर चढ़ने लगे। बच्चों को ऊपर चढ़ाते चढ़ाते जूलिया को थोड़ी देर हो गई, जिसकी वजह से एक विशाल केकड़े ने उसके पैर पर बुरी तरह काट लिया। फिर भी किसी तरह वे तीनों ऊपर चढ़ने में कामयाब रहे। इधर उस कंटेनर के नीचे एक हिस्सा टूटा हुआ था जिसे अंदर बैठे लोग देख नहीं पाए थे। सारे केकड़े उसी रास्ते से अंदर घुस गए और लोगों पर हमला कर दिया। ऊपर बैठी जूलिया और बच्चे अंदर से आ रही चीखें सुन सकते थे। थोड़े ही समय में केकड़ों ने अंदर मौजूद हर एक इंसान को मार डाला। जूलिया के पैर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, इसलिए उसने तुरंत कपड़े से घाव को बांधा, लेकिन कमजोरी की वजह से वह वहीं बेहोश हो गई। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया तो उसके पास न तो बेन था और न ही केसी। जूलिया बुरी तरह डर गई और नीचे उतरकर पागलों की तरह उन्हें ढूंढने लगी। जब वे कहीं नहीं मिले तो वह रोने लगी। तभी केसी दौड़कर आई और अपनी माँ के गले लग गई। उसने बताया कि केकड़े काफी पहले चले गए थे, इसलिए वे दोनों भाई बहन कंटेनर्स में खाना और पानी ढूंढने गए थे। जूलिया ने चैन की सांस ली और एक लाइटर की मदद से अपने घाव को जलाकर उसे ड्रेस किया ताकि इन्फेक्शन न फैले। केसी और बेन को वहाँ मरी हुई लाशों के पास कुछ बंदूकें मिली जिन्हें उन्होंने आत्मरक्षा के लिए उठा लिया। वहाँ उन लोगों का बचा हुआ खाना और पानी भी पड़ा था, जिसे पीकर जूलिया और बच्चों को थोड़ी हिम्मत और ताकत महसूस हुई। जूलिया को एक मरे हुए आदमी के पास एक छोटा रेडियो मिला। उसने तुरंत नाटो से संपर्क किया ताकि पता चल सके कि सबमरीन अब कितनी दूर है। किस्मत से नाटो का सिग्नल मिल गया, लेकिन नाटो ने बताया कि उसकी हालत भी ठीक नहीं है क्योंकि उस पर भी केकड़ों ने हमला किया था।
इसके अलावा नाटो ने एक बहुत ही बुरी खबर दी। उसने बताया कि समंदर का पानी जो 2 दिन बाद वापस आना था, अब वो सिर्फ 1 घंटे के अंदर लौटने वाला है। कुदरती तौर पर समंदर के जीवों को इसका एहसास हो गया है, इसीलिए केकड़े और बाकी जानवर समंदर की तरफ लौटने लगे हैं। नाटो ने साफ कह दिया कि अगर वे 1 घंटे के भीतर सबमरीन तक नहीं पहुंचे तो वे सब डूब कर मारे जाएंगे। ये सुनकर जूलिया रोने लगती है और नाटो से कहती है कि वह इतने कम समय में उसे कैसे ढूंढेगी। उसे तो यह भी नहीं पता कि वह उससे कितनी दूर है और उनके पास तो अब कोई मैप भी नहीं है। वह बस अपने पति टॉम के बताए हुए अंदाजे के हिसाब से 2 दिन से चल रही है, लेकिन अब तक उसे सबमरीन का कोई निशान नहीं दिखा। नाटो उसे दिलासा देते हुए कहता है कि अगर वे 2 दिन से चल रहे हैं तो यकीनन वे उसके काफी करीब होंगे। नाटो के पास बंदूक की आखिरी गोली बची थी। वह उन्हें सिग्नल देने के लिए हवा में फायर कर देता है। दूर से जूलिया और बच्चे उस रोशनी को देख लेते हैं और वे खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि वे सही रास्ते पर हैं। वे तेजी से सबमरीन की तरफ दौड़ने लगते हैं। काफी दूर भागने के बाद उन्हें एक खाली जगह पर सबमरीन खड़ी दिखाई देती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें पत्थर की एक ऊंची दीवार जैसी पहाड़ी पार करनी थी, जो समंदर की लहरों के कारण वहां बन गई थी। वहां पहुंचने से पहले केसी अपनी माँ से पूछती है कि अगर वे दोनों भाई बहन सबमरीन में चले गए तो माँ का क्या होगा। केसी जानती थी कि सबमरीन में सिर्फ 3 ही लोगों की जगह है और पानी लौटने में भी बहुत कम वक्त बचा है। जूलिया केसी पर गुस्सा होती है और कहती है कि यह सब सोचने का वक्त नहीं है, बस किसी तरह सबमरीन तक पहुंचना जरूरी है। जब वे उस पहाड़ी रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक ऊपर से कुछ पत्थर गिरते हैं और जूलिया अपने बच्चों से अलग हो जाती है। बीच में पत्थर गिरने की वजह से वह बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही थी। वह चिल्लाकर केसी से कहती है कि वह बेन को लेकर तुरंत सबमरीन में चली जाए और उसके लिए न रुके, क्योंकि वैसे भी सबमरीन में उसके लिए जगह नहीं होगी। केसी अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहती थी, पर जूलिया के बार बार कहने पर वह मजबूर होकर बेन के साथ नाटो के पास पहुंच जाती है। जब वे नाटो के पास पहुंचते हैं तो नाटो उन्हें बताता है कि उसकी हालत बहुत खराब है और वह अब ज्यादा देर जिंदा नहीं बचेगा। नाटो कहता है कि वह पूरी सबमरीन अब उन्हीं की है, यानी अब वे तीनों आसानी से बच सकते हैं। यह सुनते ही केसी एक पल की भी देरी नहीं करती और अपनी माँ को बचाने के लिए वापस दौड़ पड़ती है। दूसरी तरफ जूलिया को उन पत्थरों के पीछे छिपे हुए ढेर सारे केकड़ों ने घेर लिया था। जूलिया बंदूक से उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, तभी केसी वहां पहुंचती है और अपनी माँ को खींचकर ऊपर ले आती है। अब वे तीनों मिलकर तेजी से सबमरीन की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तब तक वे खतरनाक केकड़े उनके बिल्कुल पीछे पड़ चुके थे। फिर भी वे तीनों जान लगाकर भागते हैं और जैसे तैसे सबमरीन के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी वे देखते हैं कि उनकी तरफ समंदर की एक विशाल लहर बहुत तेजी से बढ़ रही है। समंदर का पानी वापस लौट आया था। यह देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और वे जल्दी से सबमरीन के अंदर घुस जाते हैं। उसी वक्त पानी की एक भयानक टक्कर होती है और पूरा समंदर सबमरीन को अपनी गोद में ले लेता है। उस जोरदार झटके की वजह से वे तीनों सबमरीन के अंदर ही बेहोश हो जाते हैं। कई घंटों के बाद जब उन्हें होश आता है, तब तक उनकी सबमरीन तैरते हुए समंदर के किनारे एक तट पर आ चुकी थी। जब वे तीनों बाहर निकलकर देखते हैं तो पाते हैं कि वे इंसानों के रहने वाले एक शहर में पहुंच गए हैं, लेकिन वह शहर अब वैसा नहीं रहा था। समंदर के पानी और तबाही की वजह से पूरा शहर मलबे में तब्दील हो चुका था। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, बस चारों तरफ बर्बादी के निशान थे। इतनी तबाही के बावजूद वे तीनों आज बहुत खुश थे, क्योंकि आखिरकार वे जिंदा बच गए थे और उन्होंने अपने पिता टॉम की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी थी। उन्हें अब इस उजड़ी हुई दुनिया में एक साथ मिलकर सरवाइव करना था। उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि उनकी तरह दुनिया के अलग अलग कोनों में और भी लोग जिंदा बचे होंगे। उनके मन में यह विश्वास था कि सब मिलकर एक दिन फिर से इस दुनिया को रहने लायक बनाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।